नमस्कार, वेलकम टू हिमाचल वायर। आज के बुक रिव्यू सेक्शन में हम याद कर रहे हैं नरसिम्हा राव जी को। हाफ लायन रिटन बाय विनय सीतापति। 28 जून 1921 को इनका जन्म हुआ था और इन्होंने अपनी पॉलिटिकल पारी बहुत लंबी देर तक खेली। ये एक्टिव पॉलिटिक्स में 16 मई 1996 तक रहे। 1991 में नरसिम्हा राव जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। 5 साल का उनका टेन्योर था, वो इन्होंने पूरा किया था। रादर 1990 में ही इनकी बाईपास सर्जरी हुई थी, जिसके बाद ये चाहते थे कि ये पॉलिटिक्स से संन्यास ले लें और इन्होंने उसकी कोशिश भी की थी। लेकिन राजीव गांधी के असैसिनेशन के बाद नरसिम्हा राव did take charge, but how did he take charge? राजीव गांधी के असैसिनेशन के बाद राव प्राइम मिनिस्टर इसलिए नहीं बने थे क्योंकि ये एक बहुत ही फियर्स पॉलिटिशियन थे। ये इसलिए बने थे क्योंकि he did not show ambition। पॉलिटिक्स की दुनिया का ये भी एक बहुत बड़ा क्राइम है, to show ambition। पॉलिटिकल वर्ल्ड का एक ये भी फैक्ट है कि जो भी अपना एम्बिशन शो करता है, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ऐसा कर दूंगा, उसे पीछे धकेल दिया जाता है। सो हियर आफ्टर राजीव गांधी इज असैसिनेशन, पीवी नरसिम्हा राव को चुना गया क्योंकि उन्होंने बिल्कुल एम्बिशन शो नहीं किया। ही वॉज द डार्क हॉर्स, इसलिए उनको चुना गया। इस चीज़ में आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि काबिलियत की कोई कमी नहीं थी राव में। बहुत पहले से वो स्टेट का एक्सपीरियंस ले चुके थे, यूनियन मिनिस्टर थे, डिफेंस मिनिस्टर थे, होम मिनिस्ट्री संभाले हुए थे और अब बारी थी प्राइम मिनिस्टर की। लेकिन पहले बात कर लेते हैं इस किताब की जिसे विनय सीतापति ने लिखा है। विनय सीतापति एक जर्नलिस्ट है, तो इनकी रिसर्च बहुत बढ़िया है। जब इन्होंने रिसर्च की है इस किताब को लिखने के लिए, तो केवल जानने वाले कुछ एक लोगों से बातचीत नहीं की है, कोर लेवल पे रिसर्च की है, जिसमें उन्होंने नरसिम्हा राव जी के कुक से बात की है, उनके सेक्रेटरी से बात करी है, उनके पुरानी लिखी हुई डायरीज को पढ़ा है और क्या कुछ नहीं किया है। वो रिसर्च इस किताब में आपको देखने के लिए मिलती है। वेल रिटन बुक है, बिल्कुल हैवी नहीं है क्योंकि जो इसके चैप्टर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 पन्ने के हैं। तो एक एक एपिसोड ख़त्म होता जाता है 3, 4, 5, 6, कभी कभी 7-8 पन्नों में, पर बस उतना ही, जो बहुत ही छोटी पिल्स हैं, बहुत छोटी। द इकोनॉमिस्ट ने इस किताब को बुक ऑफ द ईयर का खिताब दिया है। 499 रुपीज़ की किताब है ये। एक्नॉलेजमेंट और नोट्स को जोड़ के 388 पेजेस। ये किताब 15 चैप्टर्स में बंटी हुई है। सारे चैप्टर्स उतने ही स्पाइसी और इंटरेस्टिंग है ये नहीं बोलूँगी मैं, लेकिन हाँ, सारे चैप्टर्स पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वही जोड़ के एक कहानी बनती है जो इस किताब ने थामी हुई है, एक पूरी कहानी। इस किताब में नरसिम्हा राव जी के जीवन का बहुत ज़्यादा पर्सनल टच भी दिया गया है। वो किस तरह के फैमिली मैन थे, उनकी हेल्थ कैसी रहती थी, कि लोगों के साथ उनकी नज़दीकियाँ थी, जिन लोगों के साथ उनकी नज़दीकियाँ थी वो किस तरह के थे। इस किताब को लिखा बहुत तरीके से है। ये बताया गया है कि नरसिम्हा राव जी किन लोगों से करीब थे। अब जिस इंसान से आप करीब होते हैं उसकी नेचर का आप पर भी फ़र्क पड़ता है। आप दोनों के व्यूज़ ज़रूर मिलते होंगे, तभी आप लोग एक दूसरे के करीब हैं, तो वो एक पर्सनालिटी भी आपको देखने के लिए मिलती है। पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो पर्सनल लाइफ अपनी फैमिली के साथ उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी क्योंकि शुरुआती दौर से ही नरसिम्हा राव का मन अपनी बीवी के साथ में, अपने परिवार के साथ में, अपने गांव में लगा नहीं। उनकी प्रायोरिटीज़ अलग थी। वो पॉलिटिक्स में बहुत कुछ करना चाहते थे, पॉलिटिक्स से पहले एकेडमिक्स में बहुत कुछ करना चाहते थे। इस किताब में उन्होंने एक बार अपने बेटे को, अपने सबसे छोटे बेटे को ये भी कहा है कि पॉलिटिक्स में तो मैं आ गया, लेकिन मैं बनना एक टीचर चाहता था, एक प्रोफेसर चाहता था, एकेडमिक्स से जुड़ा रहना चाहता था, कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड में पढ़ाना चाहता था। नरसिम्हा राव को बचपन में ही उनके पड़ोसी परिवार ने अडॉप्ट कर लिया था। उनका कोई बच्चा नहीं था, गांव में बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, तो उन्होंने अपने पड़ोसी के परिवार से सबसे बड़े बेटे को अडॉप्ट कर लिया था। नरसिम्हा राव बहुत पहले बचपन में ही उनकी शादी कर दी गई थी।
उनकी बीवी सत्या अम्मा ने चूज़ किया कि वो गांव में ही रहेंगी। नरसिम्हा राव फ्री थे पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। नरसिम्हा राव का दिमाग बचपन से ही बहुत तेज़ था। नरसिम्हा राव को तकरीबन 10 लैंग्वेजेस बोलनी आती थी। उनका लिटरेरी माइंड बहुत ही शार्प था और नई टेक्नोलॉजी से खुद को अडेप्ट करने वाला था। कांग्रेस की इतने साल की हिस्ट्री में नॉन नेहरू, नॉन गांधी प्राइम मिनिस्टर बहुत कम हुए हैं। वीपी सिंह, मोरारजी देसाई और पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव इन्होंने भी बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन का सामना किया, दोनों पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर भी, लेकिन अपना टेन्योर पूरा किया। इनको बहुत सारे रिफॉर्म्स के लिए जाना जाता है। एक बात मैं आपको बताऊंगी जो इस किताब में लिखी हुई है, जब हम इंडिया के न्यूक्लियर पावर बनने की बात करते हैं तो दिमाग में नाम आता है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ने ये बात खुद बोली थी कि पीवी नरसिम्हा राव भारत के ट्रू फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम है। कई बार आप लोगों से कहती हूँ कि किताबें पढ़ो, काफ़ी रिसर्च करो चीज़ों के बारे में। अब न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में जब बात होती है तो आप इस किताब में ये भी पढ़ेंगे कि 1974 से इंदिरा गांधी के टाइम से हम न्यूक्लियर पावर बनने की बात सोच रहे थे, उस पर प्लान्स बन रहे थे, मेहनत की जा रही थी, डूज एंड डोंट्स देखे जा रहे थे, क्या मुश्किलें हैं हमारे सामने उन्हें समझा जा रहा था। अब देखिए, न्यूक्लियर पावर बन जाना भी बस जिस तरह बोलना है उतना आसान नहीं है। शुरुआती दौर में 1974 की बात कर रही हूँ मैं, सिर्फ न्यूक्लियर वेपन बनाना ही एक टास्क नहीं था। न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए आपको एक मिसाइल या उसका कैरियर बनाना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि कहीं आप बॉम्ब बना लें और उसको आप कहीं भेज ही नहीं सकते, एनिमी की टेरिटरी में पहुंचा ही नहीं सकते, आप उस बॉम्ब का क्या करेंगे। इसलिए 1974 में जब ये बात हुई तो हमारे पास उसका कैरियर नहीं था। उसके बाद 1986 में दोबारा से राजीव गांधी के समय में इंडिया को, भारत को न्यूक्लियर पावर बनाने की बात हुई। उस वक्त नरसिम्हा राव हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे। इस सारे प्रोग्राम को बहुत सीक्रेट रखा गया था, ना तो मीटिंग के मिनट्स बनते थे, ना बहुत खुल के इस पे बात हुआ करती थी। जो साइंटिस्ट थे वो ही उसको पूरे अच्छे तरीके से संभाल रहे थे। राजीव गांधी ने इसमें एक ब्यूरोक्रेट को अपॉइंट किया, और क्योंकि नरसिम्हा राव इस वक्त डिफेंस मिनिस्टर थे, इस बात का उन्हें भी पता था। इसलिए जब 1991 में नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने तो वो जानते थे कि ये प्रोग्राम कहाँ तक पहुँचा है, इसमें क्या कुछ हो रहा है। इसको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कदम उठाए। उस वक्त अमेरिकन सैटेलाइट्स ने इस प्रोग्राम को फिगर आउट कर लिया था। ये पता चल गया था बिल क्लिंटन को, उधर अखबार में छप गया था, वाइट हाउस से प्रॉपर कॉल आके इसे कंफर्म किया गया था। पोखरण की साइट इंदिरा गांधी के समय में ही फाइनल कर दी गई थी। राजीव गांधी के समय में ये दोबारा आगे चला प्रोग्राम। उनकी असैसिनेशन के बाद में नरसिम्हा राव ने पूरे दम के साथ, उनकी असैसिनेशन के बाद पीवी नरसिम्हा राव ने पूरे दम के साथ इंडिया को न्यूक्लियर पावर बनाने की कोशिश करी। फाइनली ये किसके हाथों होना था? अटल बिहारी वाजपेयी के। लेकिन ये उनका बड़प्पन था और उस वक्त के पॉलिटिशियंस की ग्रेस थी कि वो एक दूसरे को क्रेडिट देते थे, एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि राव जी ने मुझसे कहा है कि सामग्री तैयार है। 1993 में पृथ्वी-1 मिसाइल हमने बना ली थी, इसकी रेंज पाकिस्तान तक थी। उसके बाद 1994 में अग्नि बनाई गई, जिसकी रेंज उससे भी ज़्यादा थी। 1980s में हमने मिराज फाइटर प्लेन्स लिए थे, ये भी न्यूक्लियर वेपन कैरी कर सकते थे। अब हम बाय लैंड और बाय एयर दोनों न्यूक्लियर वेपन स्ट्राइक कर सकते थे। दिस वॉज द राइट टाइम टू गो फॉरवर्ड विद इट। जब नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने थे तो हमारी इकोनॉमी स्टूप कर रही थी, बिल्कुल नीचे। माइनॉरिटी की गवर्नमेंट थी, उसके वो प्राइम मिनिस्टर थे, ना तो ऑपोजिशन का सपोर्ट था और इनसाइड द पार्टी बहुत ऑपोजिशन थी नरसिम्हा राव की। हर दिन एक नई जंग लड़नी होती थी। उस वक्त उनके रिफॉर्म्स ऐसे थे अपने फिनांस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ कि जब उनका टेन्योर ख़त्म होने वाला था तो हमारी इकोनॉमी बहुत कंफर्टेबल हो चुकी थी। टेलीकम्युनिकेशन का रेवोल्यूशन उनके वक्त का है।
नरसिम्हा राव को इस किताब में कहीं पे लायन कहा गया है, कहीं पे फॉक्स कहा गया है और कहीं पे माउस कहा गया है। इसके पीछे रीज़न ये है कि जो कुछ उन्होंने काम किए उसमें से कुछ काम एक शेर की तरह किए, कुछ काम एक फॉक्स की तरह, लोमड़ी की तरह किए और कुछ काम छोटे से चूहे की तरह बस जो कहीं से भी निकल जाता है वैसे किए। दिमागी तौर से बहुत तेज़, वो बहुत अच्छे से जानते थे कि किस तरीके से कौन सी पॉलिटिकल सिचुएशन में खेलना है। इस किताब में हमें ये भी जानने के लिए मिलता है कि नरसिम्हा राव का बहुत बड़ा एक नेटवर्क था इन्फॉर्मर्स का। वो कुछ एस्ट्रोलॉजर्स के बहुत क्लोज थे, जिनमें से एक चंद्रा स्वामी थे। इनफैक्ट जब नरसिम्हा राव की डेथ हुई तो चंद्रा स्वामी वो पहले इंसान थे जो उनके घर पर पहुंचे। जैसे ही पावर पोजीशन से हटे तो आरोपों की झड़ी लग गई। स्कैम्स पे स्कैम्स उनके नाम पे खुलने लगे। नरसिम्हा राव का ये मानना था कि बहुत सारी चीज़ों में वो आरोपी नहीं है। जब उन्होंने कांग्रेस प्रेसिडेंट की गद्दी से इस्तीफ़ा दिया तो वो इसलिए दिया कि वो नहीं चाहते थे कल को अगर किसी स्कैम के चलते या किसी आरोप के चलते उन्हें जेल जाना पड़ता है तो अखबार की हेडलाइन ये कहे कि कांग्रेस प्रेसिडेंट सेंट टू जेल। इसलिए उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। हालांकि उनके एस्ट्रोलॉजर ने उन्हें बताया था कि जैसे ही आप इस्तीफ़ा देंगे सारी चीज़ें आपके अगेंस्ट हो जाने वाली है, पार्टी की भी और पार्टी के बाहर की भी। पॉलिटिकल पावर सर्कल्स में ये माना जाता है कि हर एक पार्टी का रास्ता अयोध्या से, यूपी से होके निकलता है। इंडिया का सबसे पॉपुलर स्टेट है वो, इसलिए लोकसभा की सीटें भी सबसे ज़्यादा है। उसको अपने काबू में रखना, वहाँ से जीतना हर एक पार्टी के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। नरसिम्हा राव के ऊपर एक ये भी आरोप था कि बाबरी मस्जिद डिमोलिशन में उनका हाथ था, लेकिन विनय सीतापति इस किताब में ये बताते हैं कि 6 दिसंबर की डेट निकली थी, 6 दिसंबर, जब बहुत सारे कार सेवक वहाँ पे इकट्ठे होने थे अयोध्या में राम मंदिर टेम्पल साइट पे। 10 लाख कार सेवक की एस्टिमेशन थी, इकट्ठे उससे कम ही होने थे, पर इतना नंबर एस्टिमेट किया गया था सेफर साइड पे होने के लिए। नरसिम्हा राव को बार बार ये एडवाइस दी जा रही थी कि आप 356 लगा दीजिए, प्रेसिडेंट्स रूल लगा दीजिए, लेकिन बैक ऑफ द माइंड नरसिम्हा राव के दिमाग में ये चल रहा था कि सिर्फ एक प्रिकॉशनरी मेजर पे आप प्रेसिडेंट रूल कैसे लगा सकते हो। और दूसरा 1984 के रॉयट्स जिसमें प्रेसिडेंट रूल लगा था और वो बैकफायर कर गया था, उससे भी एक्सपीरियंस ले रहे थे नरसिम्हा राव। यहाँ पे पीवी नरसिम्हा राव की थोड़ी सी कैलकुलेशन गलत हो गई या किस्मत की बात थी, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये हुआ और इसका जिम्मेदार पीवी नरसिम्हा राव को ठहराया गया। हालांकि इनकी पार्टी के कुछ लोगों ने ये भी कहा कि एक कमेटी बनाई गई थी, अगर पीवी नरसिम्हा राव ने ये डिसीजन नहीं लिया था तो जब वो एक पॉलिटिकल दौरे पे गए थे तो ये बोल के गए थे कि मेरी एब्सेंस में इस चीज़ को लेकर 356 को लेकर आप डिसीजन ले सकते हैं, तो आप लोग भी डिसीजन ले सकते थे। अब ये पूरे बाबरी मस्जिद की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब प्राइम मिनिस्टर पे ना डालें। 1951 के आखिरी महीनों में और 1952 के शुरुआती महीनों में जो इंडिया में पहले इलेक्शंस हुए थे, उसको हिस्टोरियन रामचंद्र गुहा ने कहा था एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड क्यों कहा था? ये इसलिए कहा था कि 176 मिलियन जो हमारी टोटल पॉपुलेशन थी, उसमें से 85% को लिखना और पढ़ना नहीं आता था। 33 साल में लड़ा हुआ वो पहला इलेक्शन, नरसिम्हा राव की पार्टी कांग्रेस तो बहुत अच्छे से जीत गई थी, लेकिन नरसिम्हा राव हार गए। लेकिन 1957 में जो वो जीते, बस फिर जीतते ही चले गए। जब वो आंध्र प्रदेश के सीएम बने थे तो डॉक्टर्स की प्राइवेट प्रैक्टिस उन्होंने बंद करवा दी थी। मंदिरों के पुजारी जो टेंपल फंड्स को लेके और सुविधाओं को लेके बिगड़ गए थे, उनको भी लाइन पे ले आए थे। टेनेंसी एक्ट को भी इन्होंने ठीक किया था। एजुकेशन में रिफॉर्म्स और ऐसे बहुत सारी चीज़ें नरसिम्हा राव के नाम पर लिखी हैं। इस किताब के पहले चैप्टर के बारे में आपको बताऊंगी। इसका टाइटल है द हाफ बर्न्ट बॉडी। नरसिम्हा राव की हार्ट अटैक के कारण मृत्यु हो जाती है। उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लगी थी, बहुत सारी दिक्कतें हो गई थी, तो वो एम्स में एडमिट थे। वो नहीं रहने के बाद में इस किताब के मुताबिक उनको एक कांग्रेसमैन की रिस्पेक्ट नहीं मिली। कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर्स में, जहाँ पे हर एक कांग्रेस के बड़े लीडर की बॉडी रखी जाती है,
कि बाकी जो कांग्रेस के वर्कर्स हैं वो उन्हें श्रद्धांजलि दे सकें, उनके आखिरी दर्शन कर सकें। उस ऑफिस के गेट्स नरसिम्हा राव के लिए खोले नहीं गए थे। इस किताब में ये लिखा गया है कि ऑर्डर्स नहीं आए थे और उन गेट्स को खोलने के लिए ऑर्डर मैडम देती है, सोनिया गांधी। किताब में एक और लेडी का जिक्र है जो पॉलिटिकल सर्कल से ही थी उस वक्त के, लक्ष्मी कांता अम्मा। इनको नरसिम्हा राव के बहुत करीब बताया जाता है। अपने बीवी और बच्चों को उन्होंने हमेशा पॉलिटिक्स से दूर रखा। उनका जो बड़ा बेटा था वो पॉलिटिक्स में आना चाहता था और वो हमेशा नाराज़ रहता था कि नरसिम्हा राव अपने परिवार को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। नरसिम्हा राव के नाम का अगर कोई फ़ायदा उठाता था तो वो लक्ष्मी कांता अम्मा थी। किताब में एक जगह ये मेंशन किया गया है कि 40 साल की शादी के बाद नरसिम्हा राव की पत्नी का देहांत हो गया था। उस वक्त नरसिम्हा राव ने किसी से ये कहा था कि आई विल बी अ चेंज्ड मैन नाउ, मैं सुधर जाऊंगा। लेकिन उसके बाद भी ये कहा जाता है कि हर दिन लक्ष्मी कांता अम्मा के साथ ही लंच होता था। कई बार जब उनके आने में देरी हो जाती थी तो राव उनका इंतज़ार किया करते। अपने आखिरी समय में जब राव हॉस्पिटल में एडमिट थे तब एक दिन रात को 10:30 बजे सोनिया गांधी, पाटिल और अहमद पटेल उनसे मिलने गए थे। राव उस दिन बहुत गुस्सा थे, उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था, कहा था कि अब मैं नहीं खाऊंगा। उन लोगों को वहाँ पे देख के राव ने बहुत गुस्सा किया था, जो उन्हें लगता था कि उन्होंने नहीं किया है, लेकिन उन चीज़ों के लिए उन्हें ब्लेम किया जा रहा है, जैसे बाबरी मस्जिद और कुछ चीज़ें, उसके लिए उन्होंने बहुत गुस्सा किया था। उस दिन उन्होंने अपनी पूरी भड़ास निकाली थी। रात को 2:30 बजे वो लोग उनके कमरे से गए थे। किताब में ये भी लिखा है कि राव का आखिरी संस्कार दिल्ली में ना हो, इसका पूरा प्रबंध सोनिया गांधी ने कर दिया था। Published by Penguin Books, First Edition 2016, Second Edition 2017। नरसिम्हा राव दुनिया की यूनिक पॉलिटिकल हिस्ट्री का एक हिस्सा है। इनके बारे में भी ज़रूर पढ़िए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच।